शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं वो वेनेजुएला और गुयाना की रिलेशनशिप को बताता है। आज देखा जाए तो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण एडिटोरियल नहीं छपे हैं। नॉर्मली देखा जाए तो फॉरेन रिलेशनशिप से ही रिलेटेड दोनों आर्टिकल हैं। वेनेजुएला और गुयाना दोनों की रिलेशनशिप की यहाँ पर चर्चा होने वाली है। अब आप देख रहे हैं जो गुयाना है और वेनेजुएला है, ये दोनों एक दूसरे से सीमा को साझा कर रहे हैं। सीमा में कहीं पर तो यहाँ पर कोई एरिया नहीं दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसको लेकर के विवाद है, वो है एस्क्विबो रीजन। ये वाला एस्क्विबो रीजन, ये रीजन महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, और प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं इसका मतलब ये है इन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अब दोनों लोग अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। नॉर्मली यदि हम इसका मैप देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो एस्क्विबो रीजन है वो गुयाना का एक हिस्सा है। नॉर्मली आप इस मैप को देख करके आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन वेनेजुएला इसके ऊपर कब्जा जमाना चाहता है, इसको हड़पना चाहता है, इसको अपने नाम में करना चाहता है। इसके लिए उसने क्या काम करा है, पूरे देश में जनमत संग्रह कराया है। लोगों को बोला है कि आप वोट डालिए यस और नो में कि हम इसको शामिल करें कि नहीं करें। अब यदि यस में, वैसे देखा जाए तो यस में ही इनका आंसर आया है, यस में यदि आता है आंसर तो जाहिर सी बात है गुयाना और वेनेजुएला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलने वाला है। जैसा कि रसिया और यूक्रेन के बीच चला, जैसा कि अभी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा है, वैसे युद्ध छिड़ने की यहाँ पर भी संभावना रहेगी। अब ये जो कदम उठाया जा रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि वेनेजुएला में अभी हाल फिलहाल में देखा जाए इलेक्शन आने वाले हैं, और इलेक्शन के जस्ट पहले आप जनमत संग्रह करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कदम उठाया गया है वो पॉलिटिकल रूप से मोटिवेटेड है। हालांकि वेनेजुएला की जो जनता है अधिकांश वो ये चाहती है कि ये रीजन हमारे एरिया में शामिल होना चाहिए। यदि शामिल हो जाता है तो यहाँ के लोगों के लिए और भी ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हाल फिलहाल में न्यूज़ ये आई थी कि वेनेजुएला एक विशाल और तेल के मामले में समृद्ध जो डिस्प्यूटेड एरिया है एसेक्विबो, अभी हाल फिलहाल में हमने मैप में देखे हैं, इस एसेक्विबो जो कि पड़ोसी देश गुयाना का हिस्सा है, यहाँ पर ये अपना कब्जा जमाना चाहता है, अपनी संप्रभुता का यूज़ करना चाहता है, और बोला है कि हम इसके लिए जनमत संग्रह करा रहे हैं। इससे पुराना जो विवाद चला आ रहा था, पुराना जो जख्म चला आ रहा था, वो फिर से हरा हो गया है। और दो जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं गुयाना और वेनेजुएला, दोनों के बीच में तनाव और बढ़ गया है। वेनेजुएला के निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि 95% से ज़्यादा लोगों ने देश के दावे का समर्थन भी किया है। ये कदम जो उठाया गया है, आने वाले कुछ टाइम में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, और उसी समय यदि ऐसे कदम उठाए जाते हैं इसका मतलब ये है राजनीतिक तौर पर ये कदम उठाया जा रहा है। अभी ये साफ नहीं है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार आगे क्या करने वाली है, लेकिन तथ्य वाली बात यही है कि उन्होंने अगले राष्ट्रपति चुनाव में कुछ ही महीने बाकी रहते हुए ये जनमत संग्रह कराया है। इसका मतलब ये है कि ये जो लीडर हैं वो दोनों देशों के बीच में तनाव को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वेनेजुएला शुरू से ही एसेक्विबो पर अपना दबाव जारी रखा है। उसका कहना है कि 100 साल पहले उस समय में जब औपनिवेशिक शासन हुआ करता था, जैसे कि इंडिया उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो ये जो औपनिवेशिक ताकत हुआ करती थी, इनके द्वारा उत्तर दक्षिण सीमा खींचे जाने के समय इस इलाके को उससे चुरा लिया गया था। वेनेजुएला क्या बोल रहा है, जब ये जो कॉलोनियल एरा हुआ करता था उस समय में ये लोग क्या काम किए, सीमा खींचते टाइम ये एरिया को अपने एरिया में मिला लिए, मतलब गुयाना में इन्होंने मिला दिया, ये गलती कर दी है, ऐसा बोलना है किसका, वेनेजुएला का।
फिर 1966 में वेनेजुएला और यूनाइटेड किंगडम ने सभी के लिए एक व्यवहारिक, शांतिपूर्ण, संतोषजनक समाधान खोजने का प्रयास करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के वास्ते सीमा मसले पर एक अस्थायी जिनेवा समझौता किया था। बोला था कि अभी टेंशन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, अभी कुछ समय के लिए हम एक जिनेवा समझौता करते हैं ताकि शांति बहाल की जा सके। कभी कभी तो बीच में ऐसा हुआ है कि दोनों देशों के बीच में तनाव कम भी हुआ है। जब ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति हुआ करते थे ना, तो उतना ज़्यादा तनाव नहीं था, लेकिन जब तेल के क्षेत्र में उछाल आया तो इसने गुयाना की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बदलना चालू कर दिया। अब फिर मादुरो जब से आए हैं, राष्ट्रपति बने हैं, तो इनके मन में टेंशन बन गई है कि कैसे न कैसे करके इस एरिया को अपने देश में शामिल किया जाए। लैटिन अमेरिका में एकमात्र अंग्रेजी भाषी देश गुयाना का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों जैसे कि मीडिएटर के तौर पर ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में 1899 में एक समझौता हुआ था और उसने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया था और बोला था कि भाई आप हमारे पक्ष में कुछ बोलिए। तो गुयाना का कहना है 1899 में एक समझौता हो चुका है, इसके बावजूद भी वेनेजुएला इसको हड़पना चाहता है। लेकिन ये जो इलाका 1899 के समझौते का हिस्सा नहीं है, ऐसा वेनेजुएला का कहना है। लेकिन अब गुयाना क्या सोचा कि ये जो जनमत संग्रह कराया जा रहा है इसको रोका जाए, लेकिन इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मना कर दिया था। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जनमत संग्रह के आधार पर आप यथास्थिति को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने जनमत संग्रह करा लिया और तुरंत बोल दिए कि नहीं एरिया खाली करो, ये एरिया हमारा है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मादुरो पहले से ही इंटरनेशनल रूप से जो भी डिसीजन आ रहे हैं, न्यायालय से डिसीजन आ रहे हैं, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इनके ऊपर क्या है, स्वतंत्र चुनाव इलेक्शन कराने का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे दी है, क्योंकि मादुरो सरकार ने अगले साल के चुनाव के लिए विपक्ष के साथ समझौता किया था। ज़्यादातर देखा जाए यहाँ की जो पॉलिटिक्स वाली इंस्टीट्यूशंस है ना, यहाँ पर राष्ट्रपति की पकड़ अच्छी है। वहीं वह उन वर्गों के बीच भी उतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हैं जो अर्थव्यवस्था के हालात, खासकर ज़रूरी सामानों की किल्लत है, बेतहाशा महंगाई से खपा है। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों से सरकार से कोई भी खुश नहीं होने वाला है। हालांकि सीमा संकट उनके लिए घरेलू संकटों से ध्यान भटकाने वाला एक फ्री का मसला हो सकता है, क्योंकि चुनाव पास में आ रहे हैं। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम है आपके देश में, आप ये सोचें कि उनसे इससे निजात मिल जाए तो ये सारी चीज़ें हल नहीं होने वाली हैं। जो भी हो, यदि सीमा संघर्ष होता है तो स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। राष्ट्रपति को कोई भी एक तरफा कार्यवाही करने से बचना चाहिए और जिनेवा समझौते की सच्ची भावना के हिसाब से आप बातचीत करिए गुयाना के साथ और इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करिए। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये अमेरिका और भारत की रिलेशनशिप को बताता है। पार्टिकुलरली ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये वो खालिस्तानी जो मूवमेंट चल रहा है ना, और खालिस्तानियों के द्वारा एक सेपरेट देश की जो डिमांड करी जा रही है इंडिया में, और इसका प्रदर्शन ना केवल इंडिया में तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, बाहर के देशों में इसका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर की जो सरकारें हैं उतना ज़्यादा विरोध करने वाले लोगों को दबाने का काम नहीं करती है। हाल फिलहाल में देखा जाए, न्यूयॉर्क के दक्षिणी ज़िले के अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यूज जी ऑल्सन के मुताबिक एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर हत्या के लिए किराए पर हमलावर तय करने और पैसे देकर हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया गया है। एक इंडियन है, उनका नाम क्या रखा गया है, निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता ने क्या काम किया, किसी को सुपारी दिया कि भाई इसकी हत्या आपको करना है। अब यदि मामला सिद्ध हो जाता है तो 10-10 साल की कैद का सज़ा का प्रावधान किया गया है।
तो अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने के आरोप में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की जिला अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया है। अब बात वही आ गई है, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह की हत्या करने के लिए आपने अमेरिका की भूमि, अमेरिका के लैंड का यूज़ किया है, ऐसे आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसने क्या काम किया है, किसी को पैसा दिया और बोला है कि जाओ उसको ख़त्म करना है। हालांकि अमेरिका के सरकारी वकीलों द्वारा दायर किए गए अभियोग में पन्नू के नाम के बजाय भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक का जिक्र है। तो पन्नू की जगह किसका है, अमेरिका का ही कोई व्यक्ति है, उसका जिक्र किया गया है। और पन्नू के पास में अमेरिका और कनाडा दोनों की नागरिकता है। अब इस प्रकार के जब आरोप भारत के ऊपर लगाए गए हैं तो भारत अब अमेरिका के साथ में अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ना नहीं चाहता है। कोई और देश होता तो बोल भी देता कि ऐसा काम हमारा नहीं है, ठीक है, जैसे कि हमेशा से ही भारत ये अपनी सफाई पेश करते आ रहा है। लेकिन अब वो सोच रहा है कि कहीं ये सही निकल गया ना तो फिर हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, हमारी जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ में ख़राब हो जाएंगे। इसलिए उसने बोला है कि भाई आतंकी पन्नू मामले की जांच के लिए हम एक उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण करेंगे। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश पर अमेरिका की चिंता के हिसाब से भारत ने बोला है कि हम एक हाई लेवल की जांच कमेटी का निर्माण करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का कहना है कि भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हालिया चर्चा के दौरान अमेरिका ने संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वाले, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से जुड़े खुफिया इनपुट साझा किए थे और हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इस मामले में अभी सोशली कोई ज़्यादा टिप्पणी कमेंट नहीं की है और भारत ने भी कहा है कि आतंकी पन्नू की कथित हत्या की साजिश के मामले में अमेरिका से मिली चेतावनी की अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो जो एडिटोरियल है उसकी शुरुआत इसी न्यूज़ के साथ में करी जाती है। बताया जा रहा है, जानकारी दिया जा रहा है कि भाई ये केस आखिर क्या है। हाल फिलहाल में ये केस न्यूज़ में रहा है कि एक इंडियन नेशनल के ऊपर केस दायर किया गया है। इसने क्या काम किया है, इसने टारगेट करने का काम किया है वांटेड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को नॉर्थ अमेरिका में एट द बिहेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसके लिए उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल के आदेश का सहारा लिया था, ठीक है, मतलब उसने अकेले काम ये नहीं किया है। हालांकि ये सारे जो एलिगेशन लगाए गए हैं अभी तक वो प्रूफ नहीं हो पाए हैं, अनप्रूवन रहे हैं और इसके अभी ट्रायल चलने वाले हैं। सेकेंड नंबर की बात जो बताई जाती है, अदर ऑपरेशंस इन द लाइमलाइट। नंबर ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस दैट हैव बीन चैलेंज्ड इन कोर्ट इन अदर फ्रेंडली कंट्रीज इन रिसेंट ईयर्स। हाल फिलहाल में ये पहला केस नहीं है, और भी बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पर भारत को जवाब देना पड़ा है, जैसे कि कनाडा है या फिर और भी अभी जो एक मुस्लिम कंट्री है वहां पर, चाहे वो पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव का केस हो। यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रिंसेस हैं, ठीक है, लतीफ़ा बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इन इंटरनेशनल वाटर्स इन 2018, इस मामले में भी इनके ऊपर कार्यवाही हुई थी और इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था कोर्ट इन द यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। सेकेंड नंबर का जो केसेस था वो था मेहुल चौकसी का, फ्रॉम एंटीगुआ टू डोमिनिसिया बाय ब्रिटिश नेशनल्स एलीग टू हैव बीन वर्किंग फॉर इंडियन एजेंसीज इन 2021। तो आरोप लगाए गए थे आप इंडियन एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, 2021 का ये केस रहा है। इसके बाद इंडियन जो नेवल ऑफिसर्स हैं 8, जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई है कतर के द्वारा, अभी भी इसकी अपील इंटरनेशनल तौर पर जारी है। कुलभूषण जाधव के केस की यदि हम बात करें, वहीं यदि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मिलिट्री
कोर्ट का ट्रायल है, ये फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव के केस में चल रहा है सन 2016 से ही यदि देखा जाए, एंड इसको हमने चैलेंज किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। फैक्ट ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपना काम ईरान से कर रहा था, जो कि अभी देखा जाए हाल फिलहाल में फ्रेंडली नेबर्स है, हैज़ नो डाउट बीन नोटेड, और यहाँ पर किसी प्रकार का शक नहीं है। अब हम बात करते हैं ज़्यादातर जो एलिगेशन लगाए गए हैं एलीग्ड ऑपरेशंस अगेंस्ट वांटेड खालिस्तानी एंड पाकिस्तानी। अब थोड़ा सा क्या है ना, क्योंकि इंडियन मिलिट्री की जो प्रेजेंस है एक देश में नहीं बहुत सारे कंट्रीज़ में आज के समय में हो गई है, इसलिए ये जो कंट्री है ना ये लोग इंडिया के ऊपर थोड़ा सा शक करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है कि हमने इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए कोई ऑर्डर दिया है, बट इज़ नॉट एवर्स टू द लार्जर नैरेटिव दैट सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन एम्पावर्ड टू कैरी देम आउट। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमने इस प्रकार से उनको एम्पावर करने का भी काम नहीं किया है कि वो ऐसा काम करें। हमारी जो एजेंसीज़ हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़, कॉन्स्पिरेंसी की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर केस चल रहा है वो कौन है, गुरपतवंत सिंह पन्नून के मर्डर का जो आरोप है वो उस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया है। इसके साथ ही साथ में कनाडा के केसेस की यहाँ पर बात होने वाली है। गवर्नमेंट को इंगेज होना चाहिए, जो अभी ट्रबलिंग क्वेश्चन उठ रहे हैं उनका आंसर देना चाहिए। लेटेस्ट जो एलिगेशन लगाए गए हैं यूएस के द्वारा कि भाई इनके ऊपर हम अभियोग चला रहे हैं कि इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने कुल मिलाकर के साजिश रची है इनकी हत्या के लिए। ये भी इंडिकेट करता है कि इसका जो लिंक है किसका, मर्डर ऑफ हरदीप सिंह निज्जर का जो कनाडा में हुआ था उसका भी कोई ना कोई लिंक हो सकता है। एंड जो डायरेक्ट आरोप लगाए गए हैं कनाडा के साथ में उसके साथ में भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है। फिर अमेरिका के केस की यहाँ पर डिटेल में चर्चा करी जा रही है। निखिल गुप्ता के ऊपर आरोप लगाए गए हैं बाय ए सीनियर गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ऑफिशियल। हालांकि अमेरिकी सरकार ने उसके पास जो जानकारी है ना भारत के साथ उतना ज़्यादा कुछ साझा नहीं किया है, इसलिए उसके जो दावे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन खड़े होते हैं। जबकि हाल फिलहाल में देखा जाए कि यदि दोनों देशों की रिलेशनशिप इतनी आगे बढ़ी है और अमेरिका यदि इस प्रकार के हमारे ऊपर आरोप लगा देता है तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच की रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन खड़े होते हैं। हालांकि यदि हम कनाडा वाले मामले की बात करें वहाँ पर भी एक खालिस्तानी की हत्या कर दी गई थी, तो उसमें भी कनाडा ने बोला था कि ये काम भारत का है, लेकिन इसके लिए भी ट्रूडो के द्वारा बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। हालांकि बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपस में बातचीत किए हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर एंड यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के बीच में भी बातचीत हुई है। साथ ही साथ में बहुत सारी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल एंड इनके जो यूएस के काउंटर पार्ट हैं एनएसए जैक सुविलियन, इनके बीच में बातचीत हुई है कि ये केस क्या है, कैसे करके इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी भी देखा जाए इंडिया के पास में उतनी ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाई है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो साइक्लोन से रिलेटेड है। तो एक वीडियो के माध्यम से साइक्लोन की बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं, इसको देख सकते हैं। और यूट्यूब में ये वाला वीडियो आप जाकर के देखिए, मेरी प्लेलिस्ट में साइक्लोन फ्रेडी के बारे में था। साइक्लोन क्या है, एक वीडियो के माध्यम से बहुत डिटेल में जानकारी हम साझा किए हैं। इसके बारे में बता दिया था, यानी हमारी नजर बराबर इस साइक्लोन पर थी।
साइक्लोन मौसम से जुड़ी सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक है और ये अपनी ताकत समुद्र में धीरे धीरे बढ़ाता है। साइक्लोन तब बनते हैं जब समुद्र का तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्म समुद्री हवा ऊपर उठती है और वहां मौजूद ठंडी हवा से मिलने पर बादलों में बदल जाती है। साइक्लोन की आई यानी कम दबाव वाले केंद्र के आसपास मौजूद गर्म और ठंडी हवा के तापमान में फर्क की वजह से बादल आई वॉल की तरफ घूमने लगते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है और समुद्र के ऊपर बनता है। और इन साइक्लोन्स को अपनी सारी ताकत भी समुद्र की गर्मी से मिलती है। तो समुद्र के पानी की गर्मी जितनी बढ़ेगी, ये तूफान भी उतना ज्यादा ताकतवर होगा। और जब ये जमीन के करीब आते हैं तो अपनी हवाओं और तेज बारिश की वजह से बहुत बर्बादी करते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। साइक्लोन सिर्फ हिंद महासागर में ही नहीं आते हैं, इन्हें नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स, वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून्स और ऑस्ट्रेलिया के नजदीकी समुद्र में विली विलीज कहते हैं। मई की शुरुआत में लक्षद्वीप आइलैंड्स का। अब हम थोड़ा सा मिचोंग साइक्लोन के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। अभी मौसम के बारे में भी थोड़ा सा देखें ना, तो आज जैसे कि यहाँ पर दिन भर पूरा जो मौसम रहा था ठंडा रहा, बारिश भी हुई है बीच बीच में रुक रुक के हल्की फुल्की, लेकिन ठंडा पूरा मौसम हो गया। तो यह जो बारिश हुई है इसका रीज़न बताया जा रहा है साइक्लोन के चलते चलते ये बारिश हमको दिखाई दी है। ये जो साइक्लोन रहा है ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में हमको देखने को मिला है। बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो एरिया है, उड़ीसा वाला हो गया, छत्तीसगढ़ वाला हो गया, ये एरिया इससे थोड़ा सा कहना चाहिए पास में है, इसलिए प्रभावित हुआ है। जो मिचोंग नाम दिया गया है, ये सजेशन दिया गया है म्यांमार की तरफ से। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती और रेजिलेंस का मतलब ये है किसी भी चीज़ को वो सोख सके, किसी भी झटके को एब्जॉर्ब कर सके। अपॉन फॉर्मेशन साइक्लोन मिचोंग विल बिकम द 4th बे ऑफ बंगाल साइक्लोन स्टॉर्म एंड द 6th साइक्लोन फॉर्म्ड इन इंडियन ओशन इन 2023। हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल में चौथा साइक्लोन है और 2023 में अब तक 6 साइक्लोन आ चुके हैं। ये इसका असर आप देख सकते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया रहा है ना, यहाँ पर भी बारिश हुई है। इधर से पश्चिम बंगाल वाला एरिया और ये किनारे किनारे वाला जो एरिया है, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, ठीक है, उड़ीसा और जैसे जो राज्य हैं, ये इससे प्रभावित हो रहे हैं। साइक्लोन के नेमिंग को लेकर के यदि हम बात करें तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ओवरसी किया जाता है। ओवरसी करना मतलब देखरेख करना। ये ही देखरेख करता है कि कैसे करके मुझे मैनेज करना है रोटेटिंग नेम लिस्ट को, टेलर्ड फॉर ईच ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन, जिसको हम तैयार करते हैं प्रत्येक ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन के लिए। हालांकि देखा जाए ये जो साइक्लोन होते हैं ना, अलग अलग ओशियन बेसिन्स में हमको एराइज होते हुए दिखते हैं। ये ग्लोबली रिसीव करते हैं उनके नेम को फ्रॉम रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर्स हैं। जैसे कि भारत के क्षेत्र में आया है तो आजू बाजू का जो कंट्री है वो नाम रख रहा है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में म्यांमार में रखा है। तो रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर ही इनके नाम रखते हैं, वो सजेस्ट करते हैं। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर 2 लोग मिलकर के इसके नामकरण के लिए प्रस्ताव देते हैं। देखा जाए तो टोटल 6 RSMCs बांटे गए हैं पूरी दुनिया भर में। RSMCs के जो मेंबर नेशंस होते हैं वो प्रपोजल देते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम क्या रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर द इंडियन RSMC की बात करें, इसमें 13 देश शामिल हैं एंड ये 13 देश ही सामने आते हैं और ये 13 नेम्स ईच फॉर साइक्लोन फ्रॉम इन द रीजन, ठीक है। तो ये जो है आगे आएंगे और बताएंगे कि प्रत्येक साइक्लोन के लिए क्या नाम हो सकता है। इसके पहले की जो प्रैक्टिस हुआ करती थी, बिफोर द ऑफिशियल एडॉप्शन ऑफ द नेमिंग कन्वेंशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन वर नेम्ड बेस्ड ऑन लोकेशन।
पहले इनका जो नाम है लोकेशन के हिसाब से रखा जाता था, ऑब्जेक्ट के हिसाब से रखा जाता था, और द फीस्ट डे ऑफ सेंट्स ऑन विच दे ऑकर्ड। आगे बताया जा रहा है इनके जो नाम रखे जाते हैं सीक्वेंसली कॉलम वाइज इनके नाम चलते हैं। द फर्स्ट नेम विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ कॉलम 1 एंड कंटिन्यू सीक्वेंसली टू द लास्ट रो इन द कॉलम 13। अब इसका जो सिस्टम चला आ रहा है वो ये बोल रहे हैं कि भाई सीक्वेंस रूप में आपको चलना है। फर्स्ट रो ऑफ द कॉलम 1 से ये चालू होगा एंड इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू चलते रहेगा ये लास्ट रो इन द कॉलम 13 तक। तो कुल मिलाकर के बोले हैं ना, 1 से लेकर के 13 हैं ये लोग, तो 1 नंबर से ही चालू होता है और पूरा 13 नंबर तक जाता है, ऐसा इनका नामकरण चलता है। एक खास बात यह है कि जो नॉर्थ इंडियन ओशियन है, यहाँ पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहे हैं, ठीक है, विल नॉट बी रिपीटेड, इनके नाम रिपीट नहीं किए जाते हैं यदि एक बार इनका नाम यूज़ कर लिया जाता है तो। वहीं यदि हम साउथ चाइना सी की बात करें, विच क्रॉसेस थाईलैंड एंड इमर्ज इनटू बे ऑफ बंगाल एज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन विल नॉट बी चेंज्ड। साथ ही साथ बोला जा रहा है एक ऐसा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि साउथ चाइना सी से निकला है, क्रॉस कर रहा है थाईलैंड को एंड इमर्ज इनटू बे ऑफ बंगाल एज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन विल नॉट बी चेंज्ड। एक ख़ास बात और है जो हमको नहीं मालूम थी, जैसे कि जो मैक्सिमम लेंथ रहता है किसी भी नेम को लेकर के साइक्लोन का नाम रखा जा रहा है, तो वो मैक्सिमम 8 लेटर का हो सकता है, उससे बड़ा नाम नहीं रखा जाता है, क्योंकि बड़ा नाम यदि रखेंगे तो उसका नाम लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये बताता है हमारे देश में जो सुसाइड का ट्रेंड चल रहा है वो कैसा है। एनसीआरबी का डाटा, सरकारी डाटा ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो आत्महत्याएं करी जा रही हैं वो रोज़ रोज़ की कमाई करने वाले लोगों के द्वारा, इसके बाद फार्मर्स लोग इसमें ज़्यादा है, मतलब 2 सेक्शन ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है, कौन, मजदूर लोग और दूसरा किसान लोग। इंडिया रिपोर्ट करता है टोटल 1.7 लाख सुसाइड इन 2022 का ये डाटा जारी किया गया है। लगभग देखा जाए 1/3 ऑफ हुम वर डेली वेज अर्नर, 1/3 हिस्सा किनका है, मजदूर लोगों का है, एग्रीकल्चर लेबरर्स का है, फार्मर्स का है, ऐसा कहना है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक्सीडेंशियल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, शॉर्टकट में ADSI रिपोर्ट 2022 ये कहती है। अब ये जो रिपोर्ट रही थी, इसके साथ ही साथ में NCRB का एक एनुअल क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट भी आई थी। इसको रिलीज़ किया गया था संडे की नाइट को। जस्ट एज काउंटिंग ऑफ वोट्स वाज रैपिंग अप इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। ऐसे टाइम में ये जारी किया गया था जब चुनाव की, कहना चाहिए, वोटिंग में सब लोग बिजी थे। लेटेस्ट जो क्राइम रिपोर्ट आई है इंडिया की, वो बताती है कि ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है क्राइम्स में एंड एट्रोसिटीज़ में। ये एट्रोसिटीज़, ये जो अत्याचार है SC के ऊपर, ST के ऊपर हमको देखने को मिली हैं, एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना ऑल सीइंग एन इंक्रीज इन सच केसेस इन 2022 कंपेयर्ड विद द ईयर बिफोर। अभी जो जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है ना, वहाँ भी इस प्रकार की जो हत्याएं हैं SC ST वाले लोगों के ऊपर अत्याचार है वो बढ़े हैं यदि पिछले साल से यदि हम तुलना करें तो। मिजोरम के बारे में बताया जा रहा है कि मिजोरम में रिपोर्टेड हुआ है नो केस ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट SC और ST इन 2021 में SC ST के ऊपर यहाँ पर कोई भी अत्याचार नहीं हुआ है और कोई FIR दर्ज नहीं करी गई है। लेकिन यहाँ पर 5 केसेस दर्ज किए गए हैं एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट SC एंड 29 सच केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट ST इन 2022 में बोला जा रहा है कि 5 केस SC के और 29 केस ST के ऊपर, ST के अत्याचार के ऊपर दर्ज किए गए हैं सन 2022 में।
एमपी का जो स्थान रहा है वो टॉप 5 वाली कैटेगरी में रहा है। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान कंटिन्यू रहे हैं टॉप 5 वाले स्टेट में, जहां पर हाईएस्ट इंसिडेंस हो रहे हैं क्राइम के एंड एट्रोसिटीज़ के SC ST के कम्युनिटी के लोगों के बीच में। अदर स्टेट की बात करें जहां पर क्राइम और एट्रोसिटी हो रही है SC ST के लोगों के साथ में, तो इसमें हाईएस्ट नंबर है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। UAPA केसेस की संख्या बढ़ते जा रही है। इसके अलावा हमारे इंडिया में क्राइम की रिपोर्टिंग हो रही है, वो बताती है कि स्टेट के अगेंस्ट में जो केसेस हैं वो ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं। यदि आप 2022 की तुलना करते हैं प्रीवियस साल के साथ में, तो बताया जा रहा है कि 25% इस प्रकार के केसेस इंक्रीज़ हुए हैं। UAPA के अंतर्गत 25% केस ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। पहले 100 हुए थे, तो इस बार 125 हुए हैं। इसके साथ ही साथ में सेडिशन, देशद्रोह या फिर राजद्रोह जिसको बोला जा रहा है, राजद्रोह का जो सेक्शन रहा है IPC का, यहाँ पर ड्रामेटिक तरीके से लो दिखाई दिया है। अदर हैंड में यदि हम बात करें, जब से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है 2022 में कि भाई अब इसके ऊपर आप कोई केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। अगले जो कुछ अपराध हैं वो फेक करेंसी नोट्स को लेकर के हैं।